आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शतरंज की खिलाड़ी। तो इसका हम सारांश जानेंगे और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। एक बात हम आपको बता दें, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें कि हम आगे वीडियो बनाएं और लाइक और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शतरंज का खिलाड़ी कहानी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की ये बहुत ही प्रसिद्ध कालजयी कहानी मानी जाती है शतरंज के खिलाड़ी। और ये उस समय लिखा था जब अंग्रेज़ों का दौर था, जब शासन प्रशासन के जो लोग थे, जिसमें जितने भी बहुत सारे जो राजा महाराजा थे हमारे भारत के, उनको ये संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि जब बाहरी आक्रमणकर्ता हमारे देश में राज कर रहा है, सत्ता का भोगी बन रहा है और वो लोगों की सत्ता को हथिया रहा है, तो ये जितने भी राजा महाराजा थे उनकी कर्तव्य था कि वह सब एकजुट होकर उसका विरोध करें और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागृत करें और राष्ट्र प्रेम के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए सब एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करें या उनको हटाने का प्रयास करें। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ नवाब जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, नवाब या राजा महाराजा अपने ही निजी सुख और विलासिता जीवन में जी रहे थे। उन्हें बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। वो अपने निजी स्वार्थ में और निजी शौक में ही डूबे रहते हैं। उन्हें नहीं ये पता रहता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है और आगे वाला जो शत्रु है हमारे देश में हमला करने वाला है, हमें क्या करना है, हमें एकजुट होना है, हमें लड़ना है। इन सब की वो परवाह नहीं करते हैं, केवल अपने भोग विलास की बात करते हैं, अपने सुख शांति की बात करते हैं, अपने क्या कहेंगे शौक की बात करते हैं। तो इसमें यही कहानी में शतरंज की खिलाड़ी है जो उसमें हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी कहानी शतरंज की खिलाड़ी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। देखो, इसमें ये बताया कि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उसके शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, ये कहानी लखनऊ के विलासी नवाब और उनके दो जमींदार दोस्त जो रहते हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली के शतरंज के प्रति जुनून और देश के प्रति उनकी घोर उदासीता को दर्शाता है। देखिए, वो इतने शौकीन रहते हैं शतरंज खेलने में कि उनको देश में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, उसके प्रति कोई अवेयरनेस नहीं रहता है, उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, लापरवाह किस्म के रहते हैं। और इसी लापरवाह का जो क्या कहेंगे परिणाम ये होता है कि उनकी जो सत्ता है वो अंग्रेज़ लोग छीन लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, ये अपने जो शतरंज के जो भी खेल रहे हैं उसी की लड़ाई में रहते हैं, पर देश में क्या चल रहा है और किसके लिए लड़ना है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और इनकी लापरवाही के कारण इनका जो राज्य है वो अंग्रेज़ लोग छीन लेते हैं या इनसे छीन जाता है। ठीक है, देखिए, कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि शतरंज की दीवानगी, यानी ये दोनों जो नवाब है वो शतरंज के इतने दीवाने हैं कि पता नहीं कितने दीवाने हैं। ठीक है, तो लखनऊ के विलासी माहौल में डूबे मिर्ज़ा और मीर दोनों रईस है। उन्हें कोई आर्थिक चिंता नहीं है और उनका अधिकांश समय शतरंज खेलने में ही बीतता था। यहाँ तक कि खेल के जुनून में वे भी अपनी पत्नी, पारिवारिक जिम्मेदारी और घर बाहर की दुनिया की पूरी तरह वो बेखबर रहते थे। कहने का मतलब, ये जो दोनों नवाब थे ना लखनऊ के, इतने विलासी थे, इतने शौकीन थे शतरंज के कि बाहर क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, उनकी क्या जिम्मेदारी, उसका होश ही नहीं रहता था। सिर्फ वो शतरंज खेलने में माहिर, एक्सपर्ट, और उनको एक तरह से जुनून था कि दिन रात वो शतरंज ही खेलते रहते थे और उसके चक्कर में बाहर में क्या हो रहा उसका कुछ उनको एहसास नहीं होता था। देखिए, अब देखिए राजनीतिक में कैसे उथल पुथल होता है। जब अवध राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का खतरा मंडरा रहा था और नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाने की साजिश भी रची जा रही थी, तब भी दोनों दोस्त पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे शहर से दूर एक वीरान मस्जिद में छिपकर शतरंज खेलते थे। बताइए, उनको इतना शौक था कि उनके राज्य में क्या चल रहा है उसका होश ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके राज्य को हथिया लिया तो भी उनको कुछ वो डर नहीं, बताओ, कुछ चिंता नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं। और वो दोनों क्या करते थे, उनको गद्दी से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा था तो भी उनकी उसकी चिंता नहीं। वो दोनों जो दोस्त थे वो जाके
शहर से दूर जो भी मस्जिद है वहाँ जाके चुपचाप वो क्या कर रहे थे, शतरंज खेला करते थे। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे देश में संकट मंडरा रहा है, ठीक है, तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, तुम्हारा सत्ता जाने वाली है, तुम्हारी कुर्सी कोई छीन रहा है, उसकी चिंता नहीं है, तुमको इतना जुनून है कि तुम शतरंज खेल रहे हो। और शतरंज खेलने वो जाके चोरी चुपके कहाँ पे, वो मस्जिद के पीछे जो भी है वीरान मस्जिद पर दोनों दोस्त क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। यानी कहने का मतलब इतना बड़ा शौक कि उसमें परिवार की अवहेलना कर दो। सत्ता कोई छीन रहा, कुर्सी जाने का डर बना है तो भी कोई लेना देना नहीं, और बाहरी आक्रमणकर्ता हमारे देश में हमारे राज्यों को हड़पने आए हैं उसकी भी चिंता नहीं। बताइए तो ये कैसा शौक। अब देखिए नवाब की गिरफ्तारी। अब नवाब की गिरफ्तारी कैसे होती है, तो अंग्रेज की सेना बिना किसी विरोध के लखनऊ पर कब्जा कर लेती है। क्यों कब्जा कर लेती है, क्योंकि ये जो दोनों राजा हैं इन्हें कोई ध्यान ही नहीं है, जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है, ये तो केवल शतरंज खेलने के माहिर है, शतरंज खेलने में का शौक है सिर्फ। तो ये जब जिम्मेदारी का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो आगे वाला तो उसका फ़ायदा उठाएगा ना। तो अंग्रेज की सेना ने बिना किसी विरोध के लखनऊ पे क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया और नवाब को कैद भी कर लिया। बताइए उसके राज्य को हड़प भी लिया और उसके जो नवाब को कैद भी कर दिया। शहर में हर तरफ भगदड़ और दहशत का माहौल था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को उससे कोई मतलब नहीं। बताइए ने जो राज्य का माहौल इतना तनाव भरा था, लोग दहशत में थे, भगदड़ थी, इस तरह का माहौल था, पर दोनों दोस्त इससे बेखबर, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, हम तो शतरंज खेलेंगे। फिर अंत में क्या होता है देखिए, एक दिन खेलते समय मिर्ज़ा और मीर के बीच खेल के नियमों को हार जीत को लेकर क्या हो जाता है, तीखी बहस हो जाती है, दोनों में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। नवाब के बंदी बनाए जाने पर और रियायत के छिन जाने पर ना रोने वाले ये दोस्त अपने अहंकार और शतरंज की विरासत पर एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते हैं। बताइए देखिए, उनका राज्य छिन गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी सत्ता जारी है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, बाहर दंगे फसाद हो रहे उससे भी कोई लेना देना नहीं है, पर वो शतरंज खेलते समय नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन, नियमों में थोड़ा सा छेड़छाड़ हो जाता है, तो वो दोनों उसके लिए लड़ते हैं। यानी शतरंज के खेल में हार जीत जो होती है ना, उसके लिए लड़ते हैं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं लड़ते, वो खेल के लिए लड़ते हैं। और इतना इनकी लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, दोनों तलवार निकाल लेते हैं और आपस में लड़ते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बताइए देखिए, मतलब कैसा शौक कि जिसे अपना, मतलब शौक तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, अपनी निजी सुख और संतुष्टि के लिए वो दोनों लड़ रहे हैं, पर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि हमें किसके लिए लड़ना चाहिए। हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, अपने राज्य के लिए लड़ना चाहिए, अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, अपनी कुर्सी के लिए यानी अपने परिवार के लिए, अपनी सत्ता के लिए लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो छोटे से शतरंज के खेल के लिए लड़ रहे हैं और खेल के नियमों में जो चिढ़ जाते हैं ना, तो उसको करते करते वो वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। नहीं, लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि दोनों एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं और मर जाते हैं। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न किए है लेखक ने, प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से सामंती व्यवस्था की निष्क्रियता और भोग विलासिता पर तीखा व्यंग किया है कि किस तरह से जो सामंती व्यवस्था है उस पर तीखा व्यंग किया कि जो सत्ता पे बैठाते हैं व्यक्ति ना, वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। उसे ना अपने राज्य की चिंता है, ना राज्य के लोग की चिंता है, ना अपनी प्रजा की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है। और बाहर के लोग आक्रमण भी कर रहे हैं तो वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल अपने शौक़ के लिए जी रहे हैं। और शौक़ भी ऐसा छोटे से खेल के लिए आपस में लड़ते हैं और लड़का इतना उग्र हो जाता है कि एक दूसरे की हत्या ही कर देते हैं, है ना। तो ये कहानी सिखाती है कि जब किसी समाज के लोग में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को भुलाकर सिर्फ अपने शौक़ में मग्न रहते हैं या मग्न हो जाते हैं तो उनका विनाश निश्चित है। और ये कहानी लेखक ये समझाना पड़ता है कि जब अपन अपने ही निजी स्वार्थ के लिए ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो राष्ट्र के लिए क्या करना है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम इसके बारे में सोचोगे नहीं तो तुम्हारा फिर विनाश हो गई। तो ये इस तरह से ये दिखाने का यहाँ पे लेखक ने प्रयत्न किया है और ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना में होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उस समय लिखी थी, ठीक है, और उस समय अंग्रेज़ों का दौर था। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होंगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।